एक लंबी कहानी है अरुण, ये मधुमय देश हमारा। पाठकों, मैं अरुण की कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, पर आप है कहाँ? मैं अपनी ही कॉलोनी में देखता हूँ, बहुत कम घर है जहाँ अखबार मंगाया जाता है। अखबार की खबरें औरतों की किचन में तैयार होती है और बच्चों की दूरदर्शन के अपने प्रिय चैनलों में। पति यानी घर को अर्थ की गाड़ी में खींचने वाला आदमी केवल सुबह रकट का कच्चा चिट्ठा देखता है। इस दुकान पर बदरपुर में एक ट्रक पर इतना मिला और दूसरी दुकान में हार्डवेयर में इस माह इतना घाटा हुआ। केवल शाम के समय जब दोनों दुकानों का हिसाब करता है तो दोनों दुकानों के हिस्सेदार नए साल का स्वागत करते हुए अपना अपना बैग तैयार करते हैं। दोनों दुकानों की शुभ लाभ का गणित कैलकुलेटर पर तैयार होता है। पत्नी चीज़ के पकौड़े बनाती है और बच्चे क्रिकेट में वनडे का आनंद गली में ईंटों की विकेट लगाकर उठाते हैं। पाठक, आपकी कॉलोनी में आप सुबह दोपहर शाम का पुस्तकों के लिए या अरुण की कहानी के लिए समय निकाल पाते हैं? ये मुझे कभी फ़ोन पर या मेरे ईमेल राइट राइट टू मी @writers.com पर बताने की कृपा करें। आपकी जानकारी के बाद मैं वसुंधरा एन्क्लेव के आपके अपार्टमेंट में दस्तक दूंगा। यदि आपके घर में कोई अल्सेशियन कुत्ता हो, लंबा, भूरा, शहद का जायका लिए हुए, तो उसे मेरी पहचान करा दे, ताकि मैं अरुण की कहानी सुनाने के बहाने अपनी कहानी का ही एक निरीह पात्र न बन जाऊं। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मैंने दस्तक दी और आपके प्रिय बुश या ब्लेयर ने एक साथ मेरी कमीज फाड़ी और मेरी हड्डियाँ गिनने के लिए उसके पंजे कैलकुलेटर की तरह काम करने लगे। पाठक, ये मेरी निजी विडंबना है, क्योंकि मेरी कहानी उस कहानी के मेल में शरीक नहीं की गई जिसके मालिक ने उदारतापूर्वक 3 कहानियों पर अच्छी रकम का चेक काट कर रख दिया था। जैसे गुड़दौड़ में अच्छे घोड़े पर हर बड़ा आसामी अपनी रकम इन्वेस्ट करता है। तो पाठक, मेरी कहानी का बाजार केवल अब आपके हाथ में रह गया है। एक बात मैंने अपने केवल फैशन के तौर पर आपके सामने रखी है, वह है मेरा ईमेल नंबर। जैसे आज के ज़माने में कोई दिल्ली का बड़ा लेखक बिना कंप्यूटर के, बंगले के, बिना टीवी चैनल के, बिना मयूर विहार के अपने फ्लैट के और बिना अपनी प्रेमिका के लेखक की जाति में शुमार नहीं किया जाता, वैसे ही मेरा गोत्र अलग है और मैं जिस अरुण की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके श्रोता कुबेर दत्त की टीवी के किसी चैनल में शायद ही मिले। कुबेर दत्त हंसमुख है, कलाविद है, अब अभी डायरेक्टर बने हैं। सीपीसी में उनकी अच्छी गति है, यानी संगीत, कला, नृत्य, कविता सब उनके अधीन हैं। देश केवल भारत भारती है। आज देश की कला का भावात्मक चेहरा आपको वही नजर आ सकता है। तो पाठक, अरुण से जब मैं पहली बार मिला, वह फैक्ट्री के बाहर एक गायक की भूमिका में खंजड़ी बजा रहा था। उसके सामने कच्छा पहने हुए 2 युवक एक ही पंक्ति को अलग अलग मुद्राओं में गा रहे थे। पहला युवक ताली देकर गा रहा था, चटकलवा से मोर पिया आवत होई। दूसरा युवक सिर पर रुमाल बांधे सजनी की भूमिका में जवाब दे रहा था, चटकलवा में ताला लगल का करबा। अरुण इसी कोल माइंस के क्वार्टर नंबर 6 में
इस्माइल दादा के साथ रहता है। इस्माइल दादा सिर पर टोपी, हाथ में फावड़ा लेकर जब घर से निकलते हैं तो अरुण पहले उनसे पूछता है, तोहरे सिर की टोपी में रोशनी कब आई? इस्माइल दादा एक हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाते हैं, दूसरे हाथ से उसे उस लिफ्ट तक ले जाते हैं जिसके नीचे कई तहों में अंधेरा बरकरार रहता है। कभी कभी एक तह में घुटने पर पानी निकल आता है, तब इस्माइल की तरह कामगारों के सिर की मजबूत हैट की रोशनी चमक उठती है और वह रुके हुए पानी को फावड़े से अंधेरे की दूसरी तह में निकल जाने का रास्ता बताते हैं। तो पाठक, मैंने हजारीबाग में अरुण को यहीं देखा था। अपनी उम्र के साथियों में वह कुछ बड़बोला था। इस्माइल दादा उसे दबंग बेटा कहकर बुलाते भी थे। दबंग बेटा स्कूल में भी दबंग था और हजारीबाग की बस्ती में भी, जिसे आप वर्सटाइल जीनियस कहते हैं। अरुण नाटक, कहानी, कविता, पत्रकारिता की कला में हजारीबाग का बेजोड़ कवि था, हुनरमंद पत्रकार था और कुशल व्यंग निर्देशक। पाठक, मेरी कॉलोनी में ऐसे लड़के तो बहुत से हैं जो अपने आप से अधिक इराक के बारे में जानते हैं। वो अक्सर नक्शा देखकर ये भी बता दिया करते हैं कि अभी अभी सद्दाम पकड़ा गया था, जिसे तहखाने से पकड़े जाने पर अमेरिकी सैनिकों ने पहली बात कही, राष्ट्रपति बुश आपको अभिवादन करते हैं। सद्दाम ने कहा, मैं इराकी गणतंत्र का राष्ट्रपति सद्दाम हूँ, मुझे गोली मत मारो। पर 10वें दर्जे में पढ़ने वाले इस पत्रकार से मेरी कॉलोनी का एकमात्र अखबार बुशवेल का संपादक तमाश ये भी जानना नहीं चाहता कि लड़कों में दूरदर्शन की नंगी तस्वीरों से अधिक कुशल पत्रकार की भी खूबियां हैं या हो सकती हैं। तो पाठक, अरुण की तरह एक युवक भी भूटान में चाय बेचता है। भारत भूटान हेवी इलेक्ट्रिक बांध के पास वो भूटान की राजनीति पर किस तरह चाय पीने वालों को गुफ्तगू करता है। चाय पीते समय उसने ही मुझे बताया था कि भूटान के राजा नेपालियों को देश से बाहर खदेड़ रहे हैं। मैंने जब उसकी ओर देखा तो उसने कहा, ये जो घर देख रहे हैं आप, ये मेरी माँ का है, वो नेपाली है। उसने मेरे बाप को लिख दिया है, यानी मेरा बाप भूटानी है, माँ नेपाली। आप किसी डिस्कवरी चैनल में अगर देखना भी चाहे तो मेरे इस दिलचस्प पर होशियार पात्र की कोई कहानी नहीं देख सकेंगे। दूसरी बार मुझे अरुण लंदन में बीबीसी के मुख्य दरवाजे से बाहर आता हुआ मिला था। सर्दी का मौसम था, बर्फ पड़ रही थी और मैं उस पुल की तलाश कर रहा था जिस पर इलियट ने अपनी प्रसिद्ध कविता लिखी थी। वो पुल तो मुझे नहीं मिला था, पर उस नदी के किनारे जिस पहले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी वो था अरुण। पाठक, मुझे क्षमा करो, पूर्वी हिंदी का लेखक हूँ, इसलिए लिंग और व्याकरण अक्सर बिगड़ जाता है मेरा। अरुण मेरे सामने है। मैंने उनसे पूछा, उस पुल के बारे में जानते हो? अरुण ने हैट अपनी अनामिका पर रखा और नचाने लगा। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भरा भरा है। 3 पीस सूट के ऊपर लंबा कोट उसके स्वस्थ शरीर पर चस्पा है। मैं उसकी तलाश में ही अपने ट्रैवल एजेंट से पूछकर बीबीसी के दफ्तर में पहुंचा था। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी अकड़, थोड़ी ही कारत से मुझे बताया था कि अरुण अभी बाहर निकले हैं। फिर अरुण, यानी वह परिचित आदमी जो इराक युद्ध का अच्छा संवाददाता था। मैंने उससे पहला सवाल पूछा, इराक का युद्ध किस लिए लड़ा गया? इराक पर अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई के ठीक पहले बुश, ब्लेयर,
कॉलिन पावेल और स्ट्रॉ की घोषणाएं क्या थी? यही न कि सद्दाम के पास जनसंहारक हथियार है। ब्लेयर की सरकार ने एक पुस्तिका निकालकर विश्व जनमत के सामने बताया कि उन्हें पक्की सूचना है कि इराक के पास जनसंहारक अस्त्र है। उस पर हमला न किया गया तो विशेष रूप से इंग्लैंड के लिए तो इतना खतरा है कि वे हथियार सिर्फ 45 मिनट में पूरे देश को अपना शिकार बना सकते हैं। अब हम सब जानते हैं और खुद ब्लेयर का सूचना तंत्र मानता है कि ये सूचना गलत है। अरे पाठक, अरुण ने जो कुछ कहा उसकी क्लिपिंग भी मुझे दे दी और मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। मैंने अरुण से कहा, कल यानी 9 जनवरी को मेरे मित्र ने, जो पेशे से दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर हैं और कभी कभार दैनिक अखबार जनसत्ता में राजनीतिक टिप्पणी भी लिखा करते हैं, वह है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। कल यानी 9 जनवरी 2004 को सद्दाम के बाद लेख में मैंने पढ़ा था, और आज लंदन में बिल्कुल गुम न हो जाओ इसलिए तुम्हारी तलाश में बीबीसी दफ्तर गया था। सोच रहा था यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एक साथ युद्ध अपराधी के रूप में बुश, सद्दाम और ब्लेयर पर मुकदमा चले तो विश्व चैनल में इस अखबार को कहाँ स्थान मिलेगा। अरुण ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, खतरनाक हथियारों से सिर्फ 45 मिनट में किसी भी देश को अपना शिकार बनाया जा सकता है, पर अमेरिका का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और सद्दाम युद्ध अपराधी नहीं बन सकते। जिस दिन ये हुआ उस दिन तुम और मैं किसी भी चैनल में युद्ध संवाददाता के रूप में मार्केस की तरह एक नया किस्सा शुरू कर सकते हैं, 100 साल के राजनीतिक संन्यास का। पर न तुम मार्केस को न मैं इंग्लैंड में प्रधानमंत्री ब्लेयर को अशक्त और मासूम मान सकते हैं। कम से कम मैं जब से बीबीसी में आया हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ इंग्लैंड का सारा शक्तिशाली सूचना तंत्र मुझे अपना एक खूबसूरत तंत्र बना देता है। तुम्हारी तरह इराक में मुझे एक युवती ने पूछा था, डॉक्टर केली की जान क्यों गई? उन्होंने आत्महत्या की या उन्हें मारा गया? मैंने उस युवती की चमकदार आंखों को उसी तरह देखा था जिस तरह मैं अक्सर इस्माइल दादा की आंखों को और उनके सिर पर चस्पा हैट को देखा करता था। खान में कब रोशनी की ज़रूरत होती है ये मैं उनकी रोशनी की तलाश से ही जान जाता था, पर वह युवती थी, मेरे चाचा नहीं थे। युवती ने मुझे देखा और कहा, तुम्हारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, न इस सवाल का कि अमेरिकी सेना इराक से कब मार खाकर वापस जाएगी या कब युद्ध की कूटनीति के तहत इराक, ईरान, चेकोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान, रूस और तुम्हारे भारत में नस्ल या जाति के दंगे होंगे, कब साम्राज्यवाद अपने मिशन में सोवियत संघ की तरह इराक को विखंडित कर सकेगा। पाठक, भारत में जो बात विश्वनाथ त्रिपाठी सोच सकते हैं, इराक में वही सवाल एक युवती पूछ सकती हैं। इस तरह कोई एक सूत्रता मेरे मित्र पत्रकार के पास भी नहीं है। फिर भी अरुण अरुण है। मैं उसके साथ कई हिस्सों में घूमता रहा। बीच बीच में शेक्सपियर जहां अभिनय के लिए अपने पात्रों से मार खाता था, वहां भी घूम आया। शेक्सपियर तो नहीं मिला, पर कई दिलचस्प किंवदंतियां अरुण ने मुझे शेक्सपियर के बारे में बताई। वह जिस स्लम बस्ती में रहता था, वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान के थे, अफ्रीका के थे, ईरान के थे, और वह यहाँ सस्ती दरों पर अपनी मेहनत बेचा करते थे। दूसरे महायुद्ध में जिन फैक्ट्रियों पर बम गिरा था, अरुण ने मुझे नेशनल आर्ट म्यूजियम की तरह वह फैक्ट्री भी दिखाई, पर यह नहीं बताया कि मार्क्स की समाधि कहाँ है। पाठक, अरुण सद्दाम की पराजय के बाद थोड़ा पराजित मुझे लग रहा है, पर है नहीं। तो पाठक, उस दिन मोटी रकम के साथ बनारस की पांडेय धर्मशाला में
एक परिवार आकर टिका था। नीचे हॉल में लोग पसरे हुए थे। खिड़की पर दोनों ओर से रस्सी बांधकर गीले कपड़े डाले हुए थे। एक और गोहरी पर दाल मिट्टी की हड्डियां में चुर रही थी और दूसरी ओर एक औरत गोल गोल लोई बनाकर इंतजार कर रही थी। अरुण तब वहीम कभी आटे की लोई से खेल रहा था और कभी आलू से गेंद का काम ले रहा था। गांव में उसके साथ चाचा पिता माम चाची आए थे और पंडे के सामने ही माम और चाची में कुछ जर जायदाद पर कहा सुनी हो गई थी। पंडे ने बीच में कंधे पर रखे गमछे को उठाया था और दूसरे कंधे पर अरुण को उठाकर दोनों के बीच में खड़ा हो गया था। अब तो तोहरे बीच ही अरुण तो वचल हो। न चाचा का कोई बेटा है न चाची कोई बेटा गोद लेने वाली है। फिर खेत बंट चुका है, फिर गांव की कोठी का बंटवारा भी हो चुका है। चाची ने हाथ चमका कर पंडे की ओर देखा। तू रमेसर पंडा का बेटा जरूर हुआ। एके ई मानी नहीं कि तू हमरे सिर पर चढ़ जावा। रमेसर पंडा के बेटे धनेसर पंडा इस पर तनक कर माम के सामने आ गए। देखा समझंदा, कोई ऊंच नीच बात हम कह दे त गांव में बात सुने के पड़ी हमरे बाप के। सुबह से तोहरे साथ तिल भंडेश्वर विश्वनाथ मंदिर और पंचक्रोशी से घूमत घूमत पैर दुख गईल हो। कंधे पर अरुण ऊपर से। लक्ष्मी यानी अरुण की माँ ने धनेसर पंडा को डांट दिया। चुप रह, अरुण तोहरे लिए बोझ हो तो काहे उठेला। लक्ष्मी की बात पर धनिया ने भी आंखें तरेर कर धनेसर पंडा को देखा और कहा, चुप रह मुहजरा, हम दोनों के बीच अरुण को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर तोहरे कंधे का बोझ कम करे बदे रकम को तोके खूब दियल गयल हो। ओ में कोई कोताही नहीं। धनेसर पंडा इस पर फिर तनक गए। अब 5 दिन का हम तोहरे साथ पंचक्रोशी में भूखल रहब। खाए का इंतजाम तोहरे घर में हो नाही। पूड़ी जलेबी हम बात। सुबह नाव से धनेसर पंडा ज्यों ही उतरे, 2 पुलिस वालों ने आगे बढ़कर उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। घाट में खोमचे वाले यात्री, स्नान करते हुए लोग, तेल फुलेल बेचने वाला लड़का, यहाँ तक कि मंदिर का लंगड़ा पुजारी भी हौंचक सा देखता रह गया। ई धनेसर पंडा का कैले हवो। डंडा फटकार कर जवाब दिया था एक पुलिस वाले ने। थाना चला, सब पता लग जाए। सब साले पक्के चोर है। रमेश्वर पंडा ने अन्नपूर्णा मंदिर का जेवर और नगदी लूट ली थी और अब उनका हुनरमंद बेटा संकट मोचन की चटौती पर कल कब्जा करने गया था। थानेसर पंडा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबू सब झूठ हो। ये धन्ना शाह की हम पर रंजिश का बदला। पुलिस वाले ने एक डंडा उसके जूते पर मारा। थाने में सिर पर गोल टोपी लगाए, कंधे पर सिल्क की चादर तहियाए, सिल्क का कुर्ता पहने धन्ना शाह थाने पर पहले से मुस्तैद थे। खुडने मोड़े हुए सामने ही अधेड़ उम्र का पहलवान रमेश्वर पंडा बैठा हुआ था। छोटी छोटी आंखें चारों ओर देख रही थी। कई बार वह एक ही बात कह चुका था। एक बार फोन पर ला रघुनंदन सहाय के, हम गलत होई तो 3 जूता धन्ना शाह हमारे सिर पर मार ले। कुर्सी पर अकड़ कर बैठे हुए थानेदार कुंवर सिंह ने पान की गिलौरी मुंह में डालते हुए कहा, कहानी हम लिखत हई और तो हम ही के कहानी की डांग तोड़ के का सिखावत हुआ। अब ही 4 लाश का मसला कोर्ट में पड़ल हो। अन्नपूर्णा मंदिर का जेवर तू और मंत्री जी का बेटा रखुवर सब अकेले फकोस गईला, कुछ तो लाज शर्म करा। बीच में हाथ जोड़कर धन्ना शाह ने कहा, पहले रमेश्वर पंडा के बेटे का रपट लिख लो दरोगा साहब। दरोगा कुंवर सिंह
उस दिन से खुंदक खाए हुए थे। जब खुलल इक्का पर चंबाबाई के बैठाए के संकट मोचन घुमाए बदे ले जात रहले। हम लाख कहली हम होम संकट मोचन चलब, पर तब तो तू दे हमके देखत भी नहीं रहला। टन्ना कर चंबा भाई से काका खुसर फुसर सीखत रहला। अब तोहरे कहे से हम को रिपोर्ट नहीं लिखब। थनेसर पंडा ने हाथ जोड़कर कहा, दरोगा साहब, हम चंबा भाई के उनकर सोने का कारखनी देत रहली। ई धन से हम पर दुई हाथ जड़ देहले। अब कहत हम संकट मोचन का चठावा लूटे बदे गैल रहली। थानाशाह तिल मिलाकर एक बार कुंवर सिंह दारोगा को देखते रहे, दूसरी बार थनेसर पंडा को। अचानक कुंवर सिंह को एक अर्जेंट फोन सुनने के लिए अंदर जाना पड़ा। वह सोच रहा था, थन्नाशाह कोई न कोई खुराफत करते ही रहते हैं। अभी चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ दिन दहाड़े कमिश्नर के दफ्तर में घुस गए थे और लगा था गालियां देने। गालियां कमिश्नर से अधिक चीफ मिनिस्टर के बेटे रघुवर सिंह को दी जा रही थी। कमिश्नर ने जितनी सफाई दी उतने ही थन्नाशाह उखड़ते गए। अब तोहरे सहारे अगर हम रहब तो जर जायदाद तो जाई ही, हमार धंधा भी चौपट हुई जाए। आपके धंधे में रघुबर दयाल का कितना हाथ है और महमूद का शानदिर दिमाग कितना काम कर रहा है, ये सब कोर्ट तय करेगा। रघुबर सिंह ने उस दिन आगे बढ़कर कमिश्नर को ऐसे लताड़ा जैसे वह खुद मुख्यमंत्री हो और कमिश्नर उनका चपरासी। दो पुलिस वाले दनाते हुए कमिश्नर के पास खड़े हो गए थे। कुंवर सिंह जानता है कि अन्नपूर्णा मंदिर की चोरी में तीनों का हाथ है, रघुबर दयाल का और रमेसर पंडा का भी और थन्नाशाह का। पर जब उसने एक कहानी भूपति के नाम पर एक अखबार में भेज दी तो कमिश्नर ने ही बुलाकर पहले खूब उसे लताड़ा, फिर कहा, दफ्तर में शराब पीना, शाम को लफंगों के साथ शराबियों की जमात लगाना, ऐसी अनेक शिकायतें आपकी लखनऊ तक पहुंच चुकी हैं। सर, ये सब रघुबर सिंह और रघुवर दयाल की मेरे खिलाफ साजिश है। 4 लाशों के केस की खबर अखबार में छपने के बाद जो तहकीकात मैंने की थी उसमें धनेसर पंडा और थन्नाशाह का हाथ है। किसका हाथ कहाँ है, कौन डकैती करता है बैंक की, कौन घोटाला करता है, कौन कोऑपरेटिव बैंक का रुपया पार्टी फंड में खर्च कर देता है, ये काम सीबीआई का है। तुम कहो तो तुम्हारा तबादला सीबीआई ब्रांच में कर दिया जाए। सर, मैं किसी ऐसी फाइल में अपनी जान नहीं देना चाहता जैसी दुबे ने अभी अभी दी है। दुबे जैसा ही एक मेरा ईमानदार मित्र था दिल्ली में। वह बड़े सेठ के घोटाले की फाइल पर काम कर रहा था। अधिकारियों ने बहुत समझाया पर वह ईमानदारी का चेहरा लगाकर बेमौत मारा गया। वह भी अपने ही घर के नीचे पटरी पर एक ट्रक के नीचे आकर। तुम कहानियाँ जो भी लिखो और उसको एक बार मुझे दिखा दिया करो। अभी फ़ोन आया है इसलिए तुम्हें बुलाया। फ़ोन सीएम का था। सीएम? आश्चर्य के साथ कुंवर सिंह ने कमिश्नर को देखा। सर, जब रमेसर पंडा यात्रियों की लाश गिरा सकते हैं, थानाशाह अरुण के गांव की पट्टेदारी की ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, तो संकट मोचन का चढ़ावा लूटा जाए या डेटसी के पुल पर आम पुलिस वाला गोली का निशाना बने, सरकार तो रघुबर सिंह ही चलाएंगे। हम आप कभी महमूद की गद्दी पर, कभी थन्नाशाह की कोठी पर दांत निपोरेंगे। बहुत बढ़ बढ़कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल अरुण इस्माइल दादा के साथ अपने चाचा और पिता की ज़मीन पर कब्जा करने जा रहा है।
महमूद और रघुबर दयाल और रघुबर सिंह उस जमीन पर बराबर के हिस्सेदार हैं। तुम्हें वहां जाकर देखना है कि वहां जमीन के कब्जे के बहाने सड़क की नुक्कड़ पर बनी हुई मस्जिद और मदरसा तोड़ न दिया जाए। सर रघुबर दयाल भाजपा का पीएम एमपी हैं और रघुबर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, बिना किसी मंत्रालय का मंत्री। तुम्हें राजनीतिक साठगांठ से नहीं, उस इलाके की जनता को खून खराबे से बचाना है। यही सीएम का ऑर्डर है। इसी के लिए रघुबर मुझसे लड़कर अभी गया है। अरुण ने मुझे थानेदार कुंवर सिंह की कहानी घोटाले का रघुबर पढ़ने को दी। कहानी चित्र के साथ छपी थी और रघुबर को एक नई अपराधी दुनिया का बेदाश का नेदा दिखाया गया था। वह सीधे कमिश्नर के बगले में या दफ्तर में उस दिन घुस गया था। ये कहानी राजनीतिक घोटाले की आज की कहानी है, जहां किसी को भी आसानी से दबाया या मारा जा सकता है। इस्माइल दादा ने अखबार अरुण के हाथ से छीन लिया था और कहा था, तुम्हारा एक कहानीकार खुद एक समय महमूद के घर शराब पीकर पड़ा रहता था या रघुबर दयाल के साथ खुले इक्के पर रंगीन शामें मनाता था। तो दादा, ये तो आज की सच्चाई है। आपने चाचा और पिता की पट्टेदारी की लड़ाई से मुझे बचा लिया था। दिन भर लक्ष्मी माम या धनिया चाची गांव में लड़ा करती थी। उस दिन रणवीर सेना के 3 बंदूकधारियों ने सोए हुए चमरोटी की 7 झोंपड़ियों को जला दिया था। चारों ओर पेट्रोल और मिट्टी के तेल के जलते हुए लुंगे फेंककर चमरोटी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। जो बाहर निकल रहे थे उन्हें रणवीर सेना के बंदूकधारियों ने गोली से भून दिया था। बाबा और चाचा उस दिन तमाशबीन थे या रणवीर सेना की चमरोटी की जमीन पर कब्जा करने वाले थे। मैं आज तक ये नहीं जान सका। तुझे अब कुछ जानना नहीं है। गांव चलकर अपनी ज़मीन के कागजात वकील ताहिर अली तैयार कर देंगे। मैं तेरे साथ रहूँगा। और वहाँ रघुबर दयाल और रघुबर सिंह दंगा कराने गए हैं, वह मुझे धनेश्वर पंडा ने बताया है। ताहिर अली ने अरुण को एक और बुलाकर कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिए और साक्षी के रूप में इस्माइल दादा का हस्ताक्षर लिया। कागजात दिखाते हुए ताहिर ने कहा कि उन चारों की, अरुण के पिता, चाचा, माँ और चाची के डेथ सर्टिफिकेट मैंने दूसरी बार पंचायत में जमा कर दिए हैं, क्योंकि पूर्व वाली ज़मीन पर जहाँ गन्ने की उपज होती है वहाँ रघुबर दयाल ने सुरेश डिग्री कॉलेज का बोर्ड लगाया था, जिस पर मैंने ज़मीन के कब्जे की नोटिस दे दी है। और उत्तर वाली ज़मीन पर इस्माइल दादा की ओर देखकर बताया, आपके होशियार बेटे महमूद ने दस्तकारी को ऑपरेटिव का इस्तगासा दाखिल किया था, जिस पर मैंने पंचायत से नोटिस भिजवा दी है। और इस गांव में जिन 10 व्यक्तियों का नाम दिया गया है उनमें न मुशर्रफ, न मजनू, न साकिर कालीन के बुनकर है। यह एक फर्जी कालीन के दस्तकारों की कोऑपरेटिव है। उन चारों व्यक्तियों का बयान मैंने कोर्ट में आज ही सबमिट कर दिया है। पूर्व की ज़मीन पर एक मस्जिद भी आपके होशियार बेटे ने दिखाई है, जहां कभी बाबा फ़कीर चंद का मज़ार था। आज भी मैंने बाबा फ़कीर चंद मज़ार के चेलों से महतो फ़कीर और अत्तर फ़कीर का बयान लेकर पंचायत में अर्जी दे दी है। अरुण बार बार कभी पकी हुई दाढ़ी के इस्माइल दादा को देख रहा था, जिनके चेहरे पर कभी खींच, कभी उदासी, कभी क्रोध के रंग आ रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर चाचा और पिता की ज़मीन को लेकर वह करेगा क्या। अगर वह चाचा के नाम पर स्कूल खोल भी दे तो स्कूल की प्रबंध समिति में रोज़ खेल के
फीस के फंड पर कब्जा करने वालों से लड़ाई कौन लड़ेगा? फिर अकेला मैं क्या करूँगा? अभी भी जब दादा के साथ जीप से गांव के उस बाजार में पहुंचा था तो पता लगा सरकार ने दफ़ा एक सौ दफ़ा 104 लगा दिया है और दंगा फैलाने के लफ्ज़ में इस्माइल दादा के नाम वारंट कटा हुआ है। वो तो वकील साहब ने पहली कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी और सारी तैयारी के बावजूद न तो इस्माइल दादा के सामने उनका होशियार बेटा महमूद आया न ही भाजपा का सांसद रघुबर दयाल। चाय की दुकान पर अरुण जब चाय पी रहा था तो रघुवर सिंह और धन्ना शाह जोर जोर से बहस कर रहे थे। धन्ना शाह बता रहा था, रमेशरा ने अरुण की 2 साल की पढ़ाई का पैसा मुझसे लिया था और अब साला खुद तो मर गया, मेरे 2 लाख रुपए भी हड़प गया। रघुबर ने उन्हें दोनों कंधों पर पकड़कर कहा, मेरे रहते हुए आपको डूबी हुई रकम के लिए अफसोस नहीं करना होगा। रकम तो मैं यूं चुटकी बजाकर ले लूँगा। इस्माइल दादा जो ही दोनों के सामने कुछ कहने के लिए आए, पहले ताहिर अली ने उन्हें रोका, फिर अरुण ने वाकई उन्हें गोद में उठा लिया। किसके लिए इन तुच्चों से आप लड़ने जा रहे हैं? ताहिर साहब ने जो किया है वह काफ़ी है। जिसकी माँ मार दी गई, पिता की लाश गंगा में गिद्धों ने खराब कर दी थी। मुझे आज भी याद है, उनका मुंह नीचा हुआ था, आंतें खींच कर गिद्ध निकाल रहे थे। वो तो थनेसर पंडा ने पुलिस की शिनाख्त के बाद बताया था। वो लाश अरुण के चाचा की है और दूसरी लाश पिता की। इस्माइल दादा ने अरुण की ओर दोनों बाहें बढ़ा दी थी। मैं ज़मीन जायदाद के लिए तुझे यहाँ नहीं लाया था। वह तो ताहिर अली सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेगा और तुझे तेरा हक दिलाकर रहेगा। मैं चाहता हूँ तू कुछ दिन सुखों के साथ सोवियत संघ में अपने काम में मन लगा। अचानक अरुण खुले बाजार में ठठाकर हंस पड़ा। दादा, उस दिन जब सुखों ने एक एक कर कोयले की खदान से लाशें निकाली थी और एक खुली हुई खान के बीच की चट्टान मुझे दिखाकर कहा था, ये है तेरे इस्माइल दादा की मूर्ति। बेटे, सुखों ने 2 शिलाओं के बीच उकड़ूं बैठे हुए मुझे नहीं देखा था। जब पानी 2 पुर से भर गया था खदान में, तब मैं और 2 साथियों के साथ उसी शिला से होता हुआ तीसरी कोयले की चट्टान पर चढ़ गया था। सुखों का पंप पानी निकाल रहा था और मैं साथियों की लाशें देख रहा था। वो तो 2 दिन बाद जब किसी की निगाह 2 शिलाओं के बीच फंसे हुए मुझ पर पड़ी थी, उस दिन भी मैं केवल तेरी बात सोच रहा था। मेरी जिंदगी का तब भी तू एक मकसद था, आज भी है। पर तू हंसा किस बात पर था? दादा, सुखों का एक खत 1-2 दिन पहले मुझे मिला। मैं जो सपने देख रहा था वो सब सुखों के खत से बिखर गए। सुखों ने लिखा था कि दूतावास से अचानक मुझे भागना पड़ा। सोवियत संघ बिखर गया है और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सल्तनत नहीं रही। ज़्यादातर लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं या चर्च में जाकर तुम्हारी उम्र के पादरी के सामने अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं। अब मैं इस चिंता में हूँ कि पूर्वी यूरोप के किसी देश में जाऊँ या अमेरिका, जहाँ भी रहूँगा तुम्हें मेरे साथ रहना है। ये बात इस्माइल दादा को ज़रूर बता देना। तो मजदूरों की जिस सरकार पर हिटलर कब्जा नहीं कर सका था, उसे स्टालिन के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। हर घर में एक आदमी मोर्चे पर काम आया था, पर हिटलर का नाम दुनिया में अब कोई नहीं लेता। पर सोवियत संघ मेरी तरह अनगिनत ईमानदार मजदूरों का सपना था। जब मैं मजदूर यूनियन के साथ पहली बार
पीस कॉन्फ्रेंस में ताशकंद गया था, तब से ही मैं तुझे उस देश में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भेजना चाहता था। दादा, ताहिर अली केस लड़ेंगे और मैं इसी देश में आपके सपने के साथ रहूँगा। सामने पुलिस दस्तागस्त लगा रहा था और पुलिस आने वाले लोगों को लाठी चलाकर तितर बितर कर रही थी। ताहिर अली ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला, इस्माइल दादा को बैठाया और अरुण से कहा, तुम्हारी तरह बहुत बड़ी संख्या अमेरिका में भी बेकारों की है। मेरे बेटे का कल ही ईमेल से संदेश आया है कि बुश के समय में 8% बेकारों की जमात है और वो बढ़ेगी ही। मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए कनाडा जा रहा है। अगर तुम चाहो तो अपनी अगली उड़ान कनाडा की कर सकते हो। नहीं, भागने से कोई मसला हल नहीं होता। एक आकर अरुण ने इस्माइल दादा की दाढ़ी से खेलना शुरू कर दिया था। तो पाठक, अरुण अभी भी आपकी और मेरी तरह उम्मीदों की तस्वीरें बना रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि अरुण का ये मधुमेह देश वाकई मधुमेह है। नहीं, मुझे आज ही मेरे प्रकाशक ने मेरी दोनों किताबों पर टके सा जवाब दे दिया है। अब मैं अपनी किताबों के लिए पाठक की तलाश में घूम रहा हूँ और आप अरुण के साथ इस देश के भविष्य का सपना देख सकते हैं। अरुण की कहानी में ऐसे अनेक सवाल आज भी हैं जिनका हल वह नहीं खोज सका है। काले रंग के कारण रूस में उसे हिंदू कहा जाता था, पर वह नहीं जानता था कि इंडिया का ये कौन सा रूप उसमें है। ऐसे अनेक अंतराल अरुण के जीवन में हैं जिन्हें अब वह टटोल कर अपने भीतर खोजने लगा है। ऐसा एक चेहरा है इस्माइल दादा का। उस दिन रास्ते भर चुमरी लिया से हजारीबाग कोयल खदान तक इस्माइल दादा कभी नई बनती हुई बस्ती को देखते थे, कभी अरुण को ये बताते थे कि पहली हड़ताल कोयला खदान के मजदूरों ने इसी चौराहे पर की थी। मैं दादा का चेहरा देखा करता था और सोचता था कितना कुछ इनके भीतर अभी अनकहा रह गया है। उस दिन जब हम मिनी बस से उतरे थे तो पहले एक फटी फ्रॉक पहने गुदगुदी सी लड़की आई थी। उसने तोतली आवाज में कहा था, ता का अर्थ केवल मैं जानता था। वह दा को ता कहती थी। मैंने उसे कई बार सिखाना चाहा था, ता नहीं दा। हर बार वह ता कहती थी और मेरी मार खाने के पहले ता उसे अपनी गोद में उठा लेते थे। उस दिन भी दादा ने उसे गोद में उठाया था, जेब से निकाल कर टॉफी दी थी। खुश होकर वह इस्माइल दादा की दाढ़ी से खेलने लगी थी और भूल गई थी कि वह क्या कहने आई है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा था और वह फक से हंस पड़ी थी। उसके मुंह में टॉफी खुल रही थी। वो क्या कहती? रमी ने आगे बढ़कर कहा था, आपके बनारस जाए के हो? दा ने ध्यान से रमी को देखा था कि का कुछ मंगाए के हो? नहीं, तुम्हार भाई हज करते करे जात हो तो के घर पर रह के पड़ी। तब तक सिल्क का कुर्ता धोती पहने हुए इस्माइल दादा का बेटा महमूद सामने आ गया था और दादा का चेहरा तन गया था। तो के या चाचा को हज करे जाए के हो ताजा, हम तोहरे घर में चौकीदारी करे बदे न जाब। ये में चौकीदारी की बात नहीं हो, हज जात है तो के को तो कोई धर्म कर्म में। इस्माइल दादा ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और साफ साफ बता दिया कि तुम्हारी सिल्क की गद्दी में, बनारसी साड़ी की गद्दी में या कालीन के कारखाने में बहुत से लड़के हैं, उनको ये काम सौंप दो, हम ना ही जा बनारस।
महमूद ने पानी की गिलौरी मुंह में डाली और मुंह ऊपर उठाकर कहा, ता हम जात है जा हमके का सुनावत हुआ। इस्माइल दादा ने कहा। महमूद ने कार की चाबी घुमाई और बैठ गया कार पर। इस्माइल दादा न कार तक उसे छोड़ने गए न रमी के कहने पर उन्होंने ध्यान दिया। रमी ने खाना बनाया था। उसे पता था कि इतनी दूर से आए हैं, कुछ बिना खाए कैसे जाएंगे। उसके बहुत कहने पर ऑमलेट और चाय पी थी महमूद ने और कह दिया था कि कुर्ते 2 लुंगियाँ एक बक्से में इस्माइल दादा के रख देना। रमी यही सब बताता रहा और मैं उस दिन से यही सोचता रहा कि आखिर मेरी तो हर बात इस्माइल दादा मानते हैं, पर महमूद भाई की बात वह क्यों छटक देते हैं। काफ़ी समय बाद अरुण को याद है जब वह बीएससी पास कर चुका था और इस्माइल दादा ने सोचा था उसे बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती करा देंगे। उसी दिन मदनपुरा से लंका तक कार में महमूद इसी बात पर बहस करता रहा था कि हमारा अपना अखबार है, हम दूसरों को हज़ारों रुपए देते हैं, आप अरुण को मेरे पास छोड़ दीजिए, वो कार से कालीन कारखाने को भी देखेगा और गंगो जुमन पत्रिका का संपादन भी करेगा। हर महीने किसी न किसी काम से कुवैत ईरान भी घूम जाएगा। इस्माइल दादा ने महमूद की सारी बातें सुनने के बाद कहा था, दानिश उस पत्रिका में काम करता है, उसे कुवैत भेजो और दिल्ली के तेल मंत्री के पास। ये दलाली का काम अरुण नहीं करेगा। आखिर करेगा क्या? तुम जब तक हो तब तक पढ़ेगा, फिर काश हिंदू गद्दी में काम करे या मुस्लिम गद्दी में, कोयले का ठेका ले या ट्रकों की दलाली करे, पैसा तो इन्हीं कामों से कमाएगा। इस्माइल दादा ने कार रुकवाई, अरुण का हाथ पकड़ा और मालवी जी की मूर्ति के पास महमूद से कहा, जा अब हम घर नहीं आप, तोहरे हमरे बीच कोई नाता नहीं रह गयल जा। पान की दुकान पर भाजपा के नए एमपी रघुनंदन सहाय ने महमूद को अपने पास खींच लिया और इस्माइल दादा अरुण को लेकर साइंस कॉलेज चले गए। महमूद सुखो और रघुनंदन सहाय के बीच ऐसे अनेक किस्सों का हिस्सेदार रहा है अरुण, जहां लाखों का लेन देन चलता था। कई होटलों में रघुनंदन सहाय और महमूद की बैठकें जमती थी और कुवैत के कई व्यापार में दोनों की पट्टीदारी थी। पर अरुण जब तक एमएससी करता रहा, उसका इस्माइल दादा के अलावा किसी से कोई संबंध नहीं रहा। एक बार लखनऊ में जब वह पहली नौकरी करने गया था, तक तब वही तो पाठक अरुण को तीसरी बार मैंने 4 लाशों के साथ देखा था। आज तक थनेसर पंडा तो कभी कभी नजर आ जाते हैं, पर अरुण का मुझे उस दिन हजारीबाग के एक आयोजन में पहली बार पता लगा था। अब किस्सा तो आनंद है, पर अरुण जब भी मुझे मिलता है वो 4 लाशों के साथ आता है या इस्माइल दादा के साथ खेलता हुआ याद आता है। कब इस्माइल दादा ने उसे एक रूसी इंजीनियर के साथ इंग्लैंड भेजा, इसके बारे में अरुण अपनी कहानी खुद बताएगी कभी। उस दिन हजारीबाग की एक के बाद एक 4 कोयला खदानों में पानी भर गया था। 6 लाशें तीसरे दिन रूसी पंप के जरिए जब पानी निकाला गया तो पानी पर उतर आई थी। 2 दिन तक तो रूसी पंप और मशीन लिफ्ट के पास खड़ी रही थी। कॉलमाइंस के इंजीनियर ने कहा था, मशीनें बहुत दिनों से बेकार पड़ी हुई हैं, इसका रखाव ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए ये मशीनें रूसी इंजीनियर के आने के बाद ही काम कर सकती हैं। दिल्ली से मॉस्को तक फ़ोन से लंबी बातचीत हुई थी और एक दिन इंजीनियर सुखो आया था। सुखो ने जीप से उतरते हुए खेलते हुए बच्चों से पूछा था, किस खान में
पानी भरा है। अरुण ने आगे बढ़कर सुखो का हाथ पकड़ा था और उस दिन से आज तक सुखो का हाथ पकड़कर जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा है। तो पाठक, बनारस, हजारीबाग, लंदन में जिस अरुण को मैंने देखा था या आपने उसकी दास्तान सुनी है, वह अरुण इसी देश का होनहार युवक है जिसे इस्माइल दादा ने बचपन से ही एक लाइन रटा रखी थी, अरुण ए मधुमेह देश हमारा। अपनी कहानी किस्तों में कई बार अरुण मुझे सुना चुका है। हर बार मैं स्लो में उसकी ही तरह हिंदुस्तानियों की कहानी सुना करता हूँ जो गुलामी के समय फैक्ट्री में काम करने आए थे और अब उसके 3 पुश्ते ही बस गए हैं। केवल अरुण का न कोई कुल है, न घर है, न देश है। गांव में जर जमीन पर किसका कब्जा है, ये जानने के लिए उसे इस्माइल दादा ने कभी गांव जाने ही नहीं दिया। सच पूछिए तो अरुण का देश अगर कहीं है तो इस्माइल दादा की गोद में। अरुण की स्मृति में एक स्टेशन बार बार आता है। जब वह इस्माइल दादा की गोद में था और इस्माइल दादा भरे हुए डिब्बे में केवल उसे अपनी गोद में संभाले हुए थे, बाकी वह थर्ड क्लास का डिब्बा ठसाठस भरा हुआ था। दरवाजे बाथरूम तक लोग उकड़ूम बैठे हुए थे या 4 आदमी एक जगह बैठकर ताश खेल रहे थे। सिर्फ इस्माइल दादा ने जगह बनाई थी बाहर निकलने की। कुल 2 सेकंड गाड़ी झुमरी तिलैया स्टेशन पर रुकी थी। गाड़ी रुकते ही दादा ने गठरी मुठरी स्टेशन पर फेंक दी थी। उसे कंधे से लगाया और चलने लगे। तभी एक औरत ने आवाज़ दी, बाबा ये लुटिया मेरे लिए छोड़ रहे हो? सांवले रंग की वो महिला इस्माइल दादा के बगल में ही बैठी थी। कई बार उसी लुटिया से दादा ने उसे चाय पिलाई थी, एक बार दूध। दादा ने चलती हुई गाड़ी से हंसते हुए जवाब दिया, ये लुटिया का ये आदमी भी तुम्हारे साथ कहीं भी जाए बदे तैयार हो। दोनों की आंखें मिली और हंसी का आदान प्रदान हुआ। उसने अरुण के बालों पर उंगलियां फिराई और गाड़ी चलने तक वह उसे और चाचा को देखती रही। फिर बाद में जब भी सीलोन रेडियो से श्रोताओं की फरमाइश के लिए ये नाम आता तो अरुण चुमरी लया के साथ अपनी कहानी का एक छोर पकड़ने लगता। यूं आज तक उसकी कहानी दुख और भरपूर प्रेम से भरी हुई है। दुख में केवल चाची और माँ की फूली हुई लाशें याद आती है। चाचा की बाबा से आखिरी तकरार याद आती है। यह तय था कि बनारस लौटने के बाद जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाता, पर अरुण के दुख में भविष्य सूचक हो जाएगा का भाव कभी साफ नहीं हुआ। एक धुंध सी चारों ओर घिर जाती है जब वो मां की फूली हुई लाश पर फफक कर रो रहा था और दादा उसे खिलौनों से बहलाने की कोशिश कर रहे थे। चुमरीतल्या स्टेशन का यह हिस्सा चंद दुकानों से भरा था। एक मड़ई जैसी दुकान पर चाचा ने उसे दूध पिलाया था और खड़ी हुई बस पर अपनी गडरी मडरी के साथ उसे भी बैठा दिया था। अरुण अपनी कहानी को सिलसिलेवार अभी कभी याद नहीं रख सका। सिलसिला उसके जीवन में कभी रहा भी नहीं। पाठक, फिर भी जब सुखो ने अरुण को दादा से भारी कहानी सुनने के बाद अपना बना लिया था तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। सुखो सोवियत दूतावास के एक टेक्निकल लाइन का एक उच्च अधिकारी था, इंजीनियर। भारत में उस समय सोवियत संघ की मदद से कई उद्योग चल रहे थे। उनमें एक केंद्र था रूसी भाषा केंद्र। सुखो ने वहीं अरुण का नाम पोता वोता के रजिस्टर पर लिखवा दिया था। उस समय अरुण सिर्फ रूसी अक्षर सीखता था और शाम को पोता पवा उसे रूसी गाने सुनाती थी। कभी कभी कल्चरल सेंटर में रूसी फिल्म दिखाने ले जाती थी। उस दिन रूसी सेंटर में बैले डांस
बैले डांस का एक ग्रुप आया था। उस समय अरुण ने अपनी भाषा में उनका स्वागत किया था। पोता पोवा ने उसे इतनी शिक्षा दे दी थी। हर नृत्यांगना के लिए अरुण एक खिलौना बन गया था। सुखो चाहता था कि अरुण कुछ दिन रूसी सीखने के बाद लंदन में रहे, और जब मैं लंदन की नदी की खोज कर रहा था तो अरुण ने यहाँ पहुँचने तक की अपनी कहानी खुलकर मुझे बताई भी थी। अरुण बार बार कहता था, न हजारीबाग मेरा देश है, न लंदन। मैं अरुण देश का एक ऐसा नागरिक हूँ जिसकी स्मृति में केवल अपनों से अलग दूर रहने का ही एक त्रासदी देश है। ऐसा देश जिसका मैं नागरिक हूँ, क्योंकि जब सुखो मुझे अपने साथ पहली बार रूस ले गया था तो एक महिला ने मुझसे पूछा था, क्या करती है तेरी माँ? वो औरत अपने खेत से आलू और चुकंदर निकाल रही थी और मैं खुशी से भरकर देख रहा था मिट्टी के नीचे दबी हुई सब्जियों को। पर मैं मिट्टी के नीचे दबे हुए अपनी माँ के चेहरे को याद नहीं कर सका, और मैं बड़ी उम्र की उस महिला के सामने फफक कर रो पड़ा था। शायद 20 साल की उम्र में मैं पहली बार रोया था। माँ क्या होती है, एक ख्याल फिर बार बार मेरे मन में आता रहा, और उस महिला ने मुझे अपने पास बैठा कर इस बात का अनुभव कराया था कि माँ ममता भरी होती है। मैंने उसे इस्माइल दादा की ढेरों बातें बताई थी। कैसे ट्रॉली पर जब वह कोयला लादा करते थे तो मुझे बैठाकर कहानी सुनाया करते थे। फिर एक दिन ट्रॉली के सहित मुझे तो लिफ्ट से ऊपर पहुंचा दिया था, पर इस्माइल दादा फिर मुझे कभी नहीं मिले। बस सुखो ने मुझे फिर इस्माइल दादा की अनगिनत यादों को कुरेद कुरेद कर पूछा था। आज भी जब कोयले की खदान में सुखों के साथ धनबाद गया था और लिफ्ट से तहखानों में जा रहा था, चारों ओर कोयले के घने दीवार थी, बीच में फटे हुए आधे अधूरे आकार की कोयले की पहाड़ियाँ थी। सुखों ने उस दिन मुझे एक काली चट्टान को करीब से दिखाते हुए कहा था, देख, ये तेरे इस्माइल दादा है। फिर मैंने इस्माइल दादा की काली दाढ़ी देखी थी, सख्त काले चेहरे को गौर से देखा था, और मुझे लगा था कि इस्माइल दादा मुझे ट्रॉली पर बिठाएंगे और फिर कहानी शुरू कर देंगे। पर सुखो और पोवा मुझे अंतरिक्ष की कहानियों में घूमने को छोड़ देते थे। उस दिन पहली बार स्पुतनिक गया था तो उसकी फ़ोटो दिखाते हुए पोता पोवा ने मुझसे कहा था, अगली बार भारत का एक अरुण भी अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। उस दिन भारत सोवियत मैत्री संघ का एक दल आया था। मॉस्को के उस हॉस्टल में मैं भी उनसे मिलने गया था। वहाँ पहली बार मुझसे कहा गया था, कोई गाना सुनाओ। मैं एक बार सुखों की ओर देखता रहा, दूसरी बार पोता पोवा की ओर, तीसरी बार एक पके हुए बालों के एक वृद्ध सज्जन ने मेरे सिर पर हाथ रखा था और कहा था, ये है अपने देश का राष्ट्रगीत। उस समय तक मैं केवल अंतर्राष्ट्रीय गीत से परिचित था। न माँ ने मुझे कोई राष्ट्रगीत सुनाया था, न इस्माइल दादा ने।